नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा की जो अनिवार्य हिंदी या पाठ्य पुस्तिका क्षितिज है, उसके बारे में पाठ या प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है और पाठ का नाम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और समय समय पर आपको इसकी सूचना मिलती रहे। तो चलिए आपको बता दें कि यह जो पाठ है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, सिर्फ 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी, और इसके अलावा जो स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक या इसके अलावा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद पाठ होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस पाठ में या स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन नामक अध्याय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हमें स्त्री के संबंध में सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज से कई दशक पहले या कई सदियों पहले स्त्रियों के संबंध में जो धारणा थी, लेकिन आज की शताब्दी में या 21वीं सदी के युग में उन धारणाओं को लेखक ने अपने तर्कों के माध्यम से निर्मूल कर दिया है और हमें समझाने का यह प्रयास किया है कि वर्तमान समय में उन दकियानूसी और अंधविश्वास से भरी हुई सोच को हटा करके और एक सच्चे और अच्छे इंसान की भांति नारियों को या बालिकाओं या स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो चलिए हम वक्त को ज़ाया न करते हुए सीधे हमारा जो पाठ परिचय है उस ओर चलें। पाठ परिचय, और पाठ परिचय काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। पाठ परिचय में देखिए कि प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण। पहला तो यह जो निबंध है, ये महिला मोद नामक शीर्षक का एक अंक है जो सितंबर 1914 को सरस्वती नामक पत्रिका में पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य के नाम से या पढ़े लिखे लोगों के पांडित्य नाम के शीर्षक से प्रकाशित होता है, क्योंकि सरस्वती जो पत्रिका है और उस समय हिंदी समाज की सबसे बड़ी पत्रिकाओं और सबसे मुख्य पत्रिकाओं में से एक थी। और 1903 से लेकर के और 1920 तक इस सरस्वती को चलायमान रखने में हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे बड़ी भूमिका अदा करते या उसके संपादक रहे। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर समाज निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर जगह महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कुछ ताकतें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्त्रियों के शिक्षा के पक्ष में नहीं है, और जो सुधारक है उनका उनसे सामना हुआ है। आगे देखिए प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानूसी सोच को अकाट्य तर्कों, देखिए तर्क है उनका, अकाट्य तर्क है, युक्ति युक्त तर्क है, द्वारा सिरे से खारिज करता है। साथ ही इनमें इन दकियानूसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंध अनुकरण के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात की गई है। इनकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। देखिए
पहले की परिस्थितियां और आज की जो प्रगतिशील की परिस्थितियां है, बड़ा अंतर है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी चाहते हैं कि आज के ज़माने में जहाँ दुनिया भर की आधी आबादी यदि शिक्षा से वंचित रहे, तो ऐसी स्थिति में वो देश या वो क्षेत्र विशेष प्रोन्नति नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को भी उस अनुपात में शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज के दौर में जैसा कि सरकारें भी इसके लिए खूब प्रयास कर रही है और हमारे लोगों में भी जागरूकता आई है, तो कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जागरूक व्यक्ति, समाज सुधारक लोगों की बदौलत महिलाओं की शिक्षा में आज उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और किस प्रकार से उसने इस चीज़ को, या द्विवेदी जी ने किस प्रकार से स्त्री शिक्षा के पक्ष की ओर अपने तर्क या दलीलें दी हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। अब चलिए हमारा मूल पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। आज की स्थिति की बात है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सामान्य लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोग सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पैसा कुशिक्षितों को शिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। यानी कि सभ्य, समझदार और बड़ी बड़ी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हुए लोग भी आज स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में उतरते हैं। सामान्य लोगों की तो बात अलग, यानी कि अच्छे जानकार और जिनका पैसा लोगों को शिक्षा देना है, और वो स्त्रियों को अशिक्षित रखने की बात करते हैं। चलें आगे और उनकी दलीलें या वो क्या तर्क देते हैं उसको अपन सुनेंगे। देखिए पहला तर्क क्या दिया है। पहला उन्होंने तर्क दिया है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास, पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। अब ये देखिए उनका दलील या उनका तर्क ये है कि प्राचीन संस्कृत कवि हैं, उन्होंने नाटकों में कुलीन स्त्रियों को भी एक प्रकार से बातचीत करते हुए अनपढ़ लोगों की भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है। और जब अनपढ़ लोगों की भाषा में कुलीन स्त्रियां बोल रही है, तो ये कयास लगाए जाते हैं कि जन सामान्य की स्त्रियों को शिक्षा कहाँ मिली होगी। इसलिए प्राचीन काल या पुराने संस्कृत कवियों के माध्यम से ये लोग दलील देना चाहते हैं कि पहले भी स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन नहीं था। अब आप दूसरा बिंदु देखिए। दूसरे बिंदु में स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। अब दूसरी दलील या दूसरा तर्क ये है कि शकुंतला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत कम पढ़ी लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने राजा दुष्यंत से प्रश्न कर दिए और आलोचक मानते हैं कि ये पढ़ाई का ही तो दुष्परिणाम है। और जबकि आपको बताएं शकुंतला ने दुष्यंत से क्या प्रश्न किया था, उन्होंने अपने अधिकार की बात की थी कि आपने मुझे या मैंने आपसे, दोनों ने एक दूसरे को बनाकर अपने लिए, और उसके बाद में आपने मुझे त्याग दिया, भला ये कौन सा न्याय है। इस प्रकार का प्रश्न जो अपने मूलाधिकार की बात की, और आलोचक ये मानते हैं कि ये एक शिक्षा का या पढ़ाई का परिणाम है कि उन्होंने दुष्यंत से प्रश्न कर दिए। तीसरी दलील देखिए। तीसरी है कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करने वाली बात है। देखिए
दुष्यंत से जो प्रश्न किए या दुष्यंत को जो श्लोक लिखा वो अनपढ़ लोगों की या सामान्य जन की भाषा थी, और उसने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। अगर सभ्य समाज की या कोई अन्य संस्कृत जैसी भाषा होती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो ये 3 दलीलें जिनके आधार पर ये लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। पहला तो ये कि प्राचीन जो कवि उन्होंने कुलीन स्त्रियों को अनपढ़ की भाषा में बोलाया, दूसरा शकुंतला और दुष्यंत का विवाद, और तीसरा दुष्यंत को शकुंतला ने जो शब्द कहा वो अपढ़ लोगों की भाषा में कहा, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा अनर्थ कर लिया। ये लोग जो पढ़े लिखे, जो अशिक्षित को शिक्षा देना, कुमार्गगामी को सुमार्ग पर लाना, और अधर्म को या अधार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को धर्म तत्व के वजूद को समझाना, इस प्रकार के लोग भी स्त्रियों की शिक्षा के संदर्भ में ऐसी ही कुछ दलीलें प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए हमारे द्विवेदी जी क्या बात करते हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। ये इन बातों का उत्तर तो है उपेक्षा, तिरस्कार, हटा करके रखा गया है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उसके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी, यानी कि नाटकों में जो पुराने संस्कृत कवियों ने बताया है तो वो प्राकृत बोलती है, तो इसका मतलब अपढ़ नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि उनको संस्कृत बोलना नहीं आता हो। संस्कृत पंडितों को आया करती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उत्तर रामचरित जो भवभूति की है उसमें जो ऋषियों की पत्नियां हैं वो भी प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी, जबकि वो तो वेदांतवादिनी स्त्रियां थी। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के है उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। यानी कि इस प्रकार से उन दलीलों को तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसका क्या सबूत कि उस जमाने की बोलचाल की भाषा संस्कृत न थी। प्राकृत न थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते। यानी कि उस समय की सबसे ज़्यादा जन प्रचलित बात जो या जन प्रचलित भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और उपदेशकों ने अपने उपदेश भी प्राकृत में दिए हैं। इसलिए ये कोई अनपढ़ होने की सूचक नहीं, बल्कि उसकी व्यापकता के कारण लोग या महिलाएं या सामान्य जन प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। अब आप आगे देखें। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं था। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। यानी कि आज हमारी हिंदी की भी यही स्थिति है कि हिंदी भी आम जन द्वारा बोली जाती है, और अगर आप उस समय के प्राकृत को बोलने वाले को गंवार और अनपढ़ कहेंगे तो आज हमारे हिंदी की और हिंदी भाषी या आम जन को भी आप अनपढ़ का सूचक मानेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा कभी है नहीं, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। सोरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। ये मान लिया जाएगा जब इस प्रकार की दलीलें दी जाती है तो प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला,
मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है। ये बात कैसे मानी जा सकती है? भाव अर्थ ये है कि प्राकृत का प्रयोग करने वाले जो भी लोग थे, चाहे वो आमजन हो, चाहे वो फिर महिलाएं ही क्यों न हो, वो कभी भी अनपढ़ होने का सूचक नहीं है और न ही हमें अनपढ़ माना जाए। यह तो आम जन और बोल चल की भाषा थी, इसलिए उसको प्रयोग में लाया जाता था। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर लिया था। अब आगे देखिए, पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? हम रामायण में देखते हैं कि श्री राम लंका से अपनी अयोध्या या अवधपुरी में पुष्पक नामक विमान से आते हैं। द्विवेदी जी का प्रश्न है कि आप उस रामायण के पुष्पक विमान पर बड़ा गर्व करते हैं, है कोई सबूत उसकी विद्या का? किस प्रकार से बनाया जाता था वो आपके पास कोई शास्त्र है या कोई शास्त्र है जो उनकी कला या उसके बनाने की विद्या का संकेत देता है? कहने का आशय है कि हर चीज़ का सबूत प्रस्तुत नहीं, बल्कि वो स्वयं सिद्ध होता है। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देख पर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी, यानी कि जहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम गाल फुलाते हैं, जिन पर हम गर्व करते हैं, और जब हमारी महिलाओं की, जब हमारी माताओं और बहनों की शिक्षा की बात आती है, द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रगतिशीलता के बाधक लोग वहाँ पर प्रश्न खड़ा करते हैं। जैसा कि पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य नाम के शीर्षक से सितंबर 14 सरस्वती में जो प्रकाशन होता है, तो ये लोग प्रश्न क्यों खड़ा करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्हीं चीज़ों को लेकर के बार बार उनको जवाब दे करके और संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्व वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। शीला और विजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदरित हुई है या नहीं? सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं? बोध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थी? यानी कि जिन्होंने अपने काव्य संग्रह भी हमारे सामने तत्कालीन व्यवस्थाओं में पेश कर दिए, हम उनको भला अनपढ़ कैसे मान सकते हैं? अगर हम अनपढ़ मानते हैं तो हमारी स्त्रियों के प्रति एक हल्की सोच का परिणाम हो सकता है। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? यानी कि महिलाएं या स्त्रियां सर्वगुण संपन्न रही है। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? अर्थात कई लोगों को, कई शास्त्र पारंगतों को भी यहाँ की सुशिक्षित नारियों ने ठिकाने लगा दिया
ये शिक्षा का दुष्परिणाम नहीं बल्कि शिक्षा का सुफल है। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि इस प्रकार से स्त्रियों या महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता, तो हमारे यहाँ पर महिलाएं इस प्रकार से हमारे पास जो बड़े बड़े पुरुष हैं उनका अपमान न करती। अब आप आगे देखें, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, यानी कि स्त्रियों को पढ़ाना तो जहर है और पुरुषों को पढ़ाना अमृत है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी। इस प्रकार का विचार हमें नहीं आना चाहिए, अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय देखना चाहिए। जो लोग पुराणों में स्त्रियों के अनपढ़ होने का सूचक मानते हैं वो श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53 लेसन देख लें। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है, तो रुक्मिणी हरण की कथा का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। आगे देखिए, उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्म अवलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनसे कोई ये कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में भी स्त्रियों को उस समय की व्यवस्था के हिसाब से शिक्षा दी थी। और आज भी अपेक्षा है कि जिस प्रकार से सरकारी की व्यवस्थाएं हैं और सरकार जो स्त्रियों की शिक्षा की ओर उन्मुख है, हमारा समाज भी स्त्रियों को शिक्षा दें और शिक्षा की बुनियाद के साथ में जोड़ने का काम करें। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझनी चाहिए। यानी कि भागवत की बातों को अगर कल्पना प्रसूत माना जाए तो पुराणों की या नाटकों की या अन्य किसी भी की बात को कल्पना ही माना जाए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम ही है, यदि किसी को लगता है स्त्रियों के द्वारा किया गया अनर्थ ही पढ़ाने का परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। जहाँ जहाँ लोगों के द्वारा अनर्थ किए जाते हैं। और यहाँ लेखक ने बहुत सार गर्भित और लचीलेपन के माध्यम से पुरुषों को इस चीज़ का दिलासा देने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के द्वारा जो अनर्थ होते हैं वो शिक्षा के द्वारा नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो पुरुषों के द्वारा भी होते हैं, उनको भी हम देख लें। अब क्या करते हैं हम लोग? बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, घूस का अर्थ रिश्वत से है,
ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। हम लोग करते हैं, तो अगर पढ़ाई का ही परिणाम है तो सारी स्कूल और कॉलेज बंद होने चाहिए। वास्तविकता यह है साथियों कि इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे भले ही हैं लेकिन जो उनका इंसानियत का स्तर है, जो उनमें मानवता का स्तर है, जो उनमें एक मानवता की अपेक्षा की जानी चाहिए, वो उनके अंदर का जो राम है वो मर जाता है। और जिसके हृदय का अंदर वाला राम मर जाता है वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। पढ़ाई का इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और गृहग्रस्तों के सिवाय ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए? ऐसा तो नहीं कह सकती। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। यानी कि हर स्त्री, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, अपने पति को तो वही कहती जो शकुंतला के श्रीमुख से निसृत हुआ है दुष्यंत के प्रति। कहने का भाव अर्थ यह है कि गांधर्व विवाह करने के बाद में उनके पति दुष्यंत मुकर जाते हैं या मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विरह व्यथा से पीड़ित शकुंतला ने उक्त वाक्य कहे थे। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। अब सीता ने क्या कहा है कि वाच्य वया मध्वचनात् स राजा वन हो विशुद्धा मति यत् समक्षकम माँ लोकवाद श्रवणादासी श्रुतस्य तत्किं सदृशम कुलस्य। अब देखिए इसका आशय, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महता को शोभा देने वाली है? यानी कि श्री राम से एक ही पंक्ति में अनगिनत प्रश्न सीता ने खड़े कर दिए। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। ये उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनु आदि महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को। निरपश्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीता। सीता की धर्मशास्त्र ज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मनुरता अग्रजय में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। कहने का आशय, जहाँ सीता और जहाँ शकुंतला पर एक प्रकार से राम ने जान करके भी लोक लाज के कारण सीता को छोड़ा, सीता ने अपने धर्म के अनुसार अपने पतिदेव से प्रश्न किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। हर पत्नी अपने पति के लिए उक्त परिस्थिति में यही कहती जैसा कि सीता ने कहा। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं, अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। तो इसका आशय ये कदापि नहीं है कि वो पढ़ाई की वजह से, अपढ़ूं और पढ़े लिखूं दोनों से हो जाते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, यानी कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो अनर्थ हो रहे हैं वो महिलाओं की शिक्षा के वजह से नहीं,
वो तो व्यक्ति के आचरण से या व्यक्ति के हीन आचरण और व्यवहार से होते हैं, उससे और शिक्षा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। आज अगर कोई स्त्रियों को अशिक्षित रखने का निर्देश देता है तो वो खुद दंड का जिम्मेदार है, समाज की उन्नति में बाधा डालता है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना चाहिए या कराना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था में कमी दिखे तो उसमें शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार करना चाहिए। इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा से वंचित रखा जाए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए, यानी कि स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, आप अवश्य करें। लेकिन ये तो कम से कम मत कहें कि स्त्रियों को शिक्षा दी ही न जाए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आनु या 16 आने मिथ्या है। तो इस प्रकार से ये आपका एक अच्छा सा पाठ जो स्त्री शिक्षा का उद्घोषक अध्याय है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, आपके यहाँ पूर्ण होता है। अब आपको तो बस यही करना है कि इस पाठ को एक बार अच्छे से देख लेना। इससे बनने वाले छोटे छोटे सवाल जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप तो घर जाएं और उसके बाद में मन लगा करके पढ़ें। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक है। जो लोग स्त्री शिक्षा को अनुचित मानते हैं और ऐसे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने तर्कों के माध्यम से अपने अपने हिसाब से उन्हें समझाने का प्रयास किया है। एक अच्छे पाठ जो आपके पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य सितंबर 1914 को सरस्वती में प्रकाशित होता है, जिनके संपादक उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद ही थे और जो कि महिला मोद नामक रचना का एक अंश है, जिनको हमने पढ़ा। अच्छा पाठ, इनके छोटे बड़े और अन्य जो भी प्रश्न, कठिन शब्दार्थ, व्याख्यापरक सवाल अच्छे से कर लें। यदि आप वीडियो पूरा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। अब लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।